10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और इंग्लिश में इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इस पार्टिकुलर चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर तैयार करी है। टोटल 178 क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। इनमें से अगर आपको 140 प्लस के आंसर आते होंगे तो आप मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। और अगर उससे कम आते हैं या किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर आपको याद नहीं है तो आप उसके आंसर लिख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, प्रकाश संश्लेषी अंगक का नाम क्या है? मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन है, तो आप आंसर मैच करो एक बार। प्रकाश प्रकाश संश्लेषी अंगक जब भी पूछेगा तो आंसर जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अंगक पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट, और प्रकाश संश्लेषी अगर अंग पूछेगा तो आंसर लीफ जाएगा, पत्ती जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, लीफ पत्ती, और ऊपर जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? तो मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता ग्लूकोज है, ग्लूकोज। आंसर लिखो इसका आप ग्लूकोज, और मैच भी करना आंसर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उपोत्पाद अगर पूछेगा, बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर मुख्य उत्पाद था, यहाँ पर मुख्य उपोत्पाद है, ध्यान देना पड़ेगा, तो वो बनता ऑक्सीजन है। क्या बनता है मुख्य उपोत्पाद? ऑक्सीजन। और अगर प्रकाश संश्लेषी रंजक अगर पूछेगा, देखो प्रकाश संश्लेषण से जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना खूबसूरत, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर रंजक पूछेगा, या कई बार यहाँ पर रंजक की जगह वर्णक भी लिखा सकता है, इंग्लिश में इसको पिगमेंट कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो इसका आंसर क्लोरोफिल जाएगा, क्लोरोफिल यहाँ पर आंसर जाएगा। चलो आगे चेक करो जरा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वो कहाँ से टूट के आता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है? क्या आंसर है हाँ। वो कहाँ से टूट के आता है? तो आंसर है जल से, जल। इसका आंसर होगा, छठा नंबर का आंसर होगा जल से, H2O। चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो पीछे की वीडियोज़ में। यहाँ अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में विकिरण ऊर्जा जिसको रेडिएशन एनर्जी कहते हैं परिवर्तित होता है कौन सी ऊर्जा में? तो आंसर है, देखो प्रकाश संश्लेषण में, चलो आंसर जाएगा इसका रासायनिक ऊर्जा। एक्सप्लेन में नहीं कर सकता यहाँ पर, रासायनिक ऊर्जा। ओके, तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 4 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जाएगा जल यानी H2O, फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो आंसर 6 होता है, 6, 6। अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ये अगला क्वेश्चन था, मतलब 9th नंबर क्वेश्चन, कि ग्लूकोज का एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं? तो 6 हैं भाई। चलो अगला चेक करो जरा। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थ पर आश्रित हैं कहलाते हैं, उसको हम लोग मृत जीवी कहते हैं, इंग्लिश में सैप्रोफाइट कहा जाता है, मृत जीवी, सैप्रोफाइट। ओके चलो नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है वो कितना होता है? तो आंसर है 0.03%, 0.03%। अगर 0.04% आएगा तो बुरा मत मान जाना, ऑप्शन में अगर ऐसा रहेगा तो मार्क किया जाना, वो भी सही है। अमरबेल जिसको हम लोग इंग्लिश में कैस्कुटा कहते हैं, अमरबेल में पोषण की विधि कैसी होती है? तो अमरबेल में पोषण की विधि परजीवी, परजीवी, सैप्रोफिटिक, सॉरी पैरासिटिक, पैरासिटिक बोलते हैं इंग्लिश में परजीवी को, ठीक है। पैरासाइट दो तरह का होता है, इंडो पैरासाइट और एक्जो पैरासाइट। ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? इसी को तो परजीवी कहते हैं, पैरासाइट। तो इसका भी आंसर परजीवी जाएगा। क्या जाएगा इसका भी आंसर? परजीवी। यहाँ मैं बढ़िया से लिख नहीं पा रहा हूँ, कलम जो है वो हो गया है खराब और हाथ से बढ़िया से लिखा जा नहीं रहा है। अमीबा भोजन किसकी मदद से पकड़ता है? तो अमीबा भोजन पकड़ता है कुटपाद की मदद से, स्यूडोपोडिया बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्यूडोपोडिया, कुटपाद। ओके चलो नेक्स्ट, अमीबा में भोजन की विधि क्या है? अमीबा में भोजन की विधि का नाम है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, ऐसे लिखाएगा भाई, ठीक है। चलो प्राणी संपोषण याद कर लो आप अगर याद नहीं है तो। मनुष्य में भोजन की विधि सेम, जैसा अमीबा में था ना प्राणी संपोषण, वैसा मनुष्य में भी होगा प्राणी संपोषण। अगला है, सभी हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है? तो क्या होगा भाई? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी, तो स्वपोषण। ओके चलिए सर नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे यार हट जा भाई।
अगला है वे सभी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, ये तो चैप्टर का नाम है, उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। वो सारा काम जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल से पत्तियां किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो वायुमंडल से पत्तियां किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा भैया? स्टोमाटा, है ना, स्टोमाटा, जिसको हिंदी में रंध्र कहा जाता है। रंध्र कौन सी कोशिका द्वारा घिरा होता है? इसका आंसर होगा रक्षक कोशिका। ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा रहता है। ग्रसनी ग्रासनली से किससे जुड़ा रहेगा? तो आंसर होगा इसका निगल द्वार, या इंग्लिश में कहते हैं गलेट। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी भाग है अपना ड्यूडेनम यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडेनम को ही हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर माना जाता है जनरली, एवरेज में, ठीक है। अगला है मनुष्य के आमाशय की दीवार से निकलने वाला रस को हम लोग क्या कहते हैं? तो मनुष्य के आमाशय की दीवार से निकलने वाला रस को क्या कहा जाता है? आंसर है गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। ओके, नेक्स्ट, छोटी आंत के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? इसका आंसर जाएगा इलियम। इलियम, क्या लियम? इलियम। इंग्लिश में लिखना आप ILEUM, क्योंकि अगर आप लिख के आओगे ILIUM तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यह एक हड्डी का नाम होता है जो आप आगे सीखोगे। अगला है अमाशय के 3 भाग का नाम। अमाशय के 3 भाग का नाम क्या होता है भाई? तो कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोडिक पार्ट, ठीक है। कार्डियक, फंडिक और पाइलोडिक। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम। छोटी आंत के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? इलियम की। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मुख गुहा से, ओरल कैविटी से। मुख गुहा से, ओरल कैविटी। ओके, चले भाई अगला। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रसधानी में। भोजन रसधानी में, फूड वैक्यूल इंग्लिश में कहते हैं। स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? जीभ पर। जीभ, टंग जो होता है ना, टंग, जीभ, आपका जीभ जो है उसके पर पाया जाता है स्वाद कलियाँ। टेस्ट बड इंग्लिश में कहते हैं इसको। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली गति को क्या कहते हैं? इसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति। हमारी शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर होता है। हिंदी में लीवर को यकृत कहा जाता है। यकृत कहा जाता है, यकृत कई लोग पढ़ता है इसको, यकृत, यकृत। ओके, अगला सवाल है छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली का नाम क्या होता है? उसको सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत पर जो पाया जाता है स्ट्रक्चर उसका नाम सीकम है। और सीकम पर उंगली नुमा संरचना जो निकलता है उसका नाम हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या सिंपली अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं उसको, अपेंडिक्स। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, मुख गुहा में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम बताइए। मुख गुहा में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम एमाइलेज होता है। और एमाइलेज को ही कई बार स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम टाइलीन भी होता है, टाइलीन, टाइलीन। ओके, चलें सर अगला पढ़िए फटाफट से। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। टोटल संख्या 6 होगा, ठीक है। और 3 तरह का होगा क्योंकि जोड़ी में है सब। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम अभी मैंने बताया। मुख गुहा में बोले या लार में बोले, लार थूक को कहते हैं, सलाइवा। आंसर क्या होगा? अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज। लार में मौजूद एंजाइम जो मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, जो ग्लूकोज में बदल देता है। ये स्टार्च बराबर इसको तोड़ के ग्लूकोज में बदल देगा। तो कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज या एमाइलेज। तो मैंने ऊपर भी इसका आंसर बताया दो जगह, और अभी भी बता रहा हूँ मैं, एमाइलेज। इसी का नाम टाइलीन होता है। अगला सवाल है वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? वसा मतलब फैट, इसको पचाने वाला एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज लिख लोगे आप, ये तो कर ही सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुन के लिख सकते हो ना, लाइपेज। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन यहाँ पर चार चार एंजाइम पूछ के रखा है इसने। तो पहला है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और रेनिन। ये 4 नाम याद रखना आप। रेनिन बच्चों में पाया जाता है, बड़े में नहीं पाया जाता है, हम लोगों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 4। क्या क्या नाम है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और रेनिन। ये 4 एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। अगला सवाल है भैया मेरे,
पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त मतलब बाइल कहाँ से निकलेगा? लीवर से, लीवर से। और सक्कस एंटेरिकस कहाँ से निकलता है? सक्कस एंटेरिकस निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो छोटी आंत से निकलने वाला जूस होता है उसी का स्पेशल नाम सक्कस एंटेरिकस है। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। कौन कोज भाई मेरे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। कोशिकीय ईंधन। ओके, नेक्स्ट। उत्पादक किन जीवों को कहा जाता है? उत्पादक मतलब जो बनाता है, प्रोड्यूसर। खाना कौन बनाता है भाई? पेड़ पौधे, तो हरे पौधे। किसको कहेंगे? हरे पौधे को। अगला सवाल है, उपभोक्ता किनको कहेंगे? जो खाता है, तो कौन कौन सा होगा? हम लोग खाते हैं, तो हम लोग क्या है? परपोषी। तो परपोषी को कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, इसका आंसर होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला तीन एंजाइम का नाम बताइए। तो लार में पाया जाने वाला तीन, लार मतलब थूक में पाया जाने वाला तीन, तीन पूछ दिया है, कितना खतरनाक कर दिया ये। तो एक एंजाइम का नाम है भैया, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। और एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन, ऊपर बताया था मैंने। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे लार में यानी थूक में लाइसोजाइम भी पाया जाता है मेरे भाई, लाइसोजाइम। और तीसरा क्या पाया जाता है? तीसरा पाया जाएगा लाइसोजाइम हो गया, एमाइलोज हो गया, और एक वो फैट को पचाया था ना, लाइपेज, वो भी तो पाया जाएगा। तो थोड़ा बहुत लाइपेज भी पाया जाएगा। क्या बातें क्लियर हो रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगला। अगला है आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम, एंजाइम दैट इज फाउंड इन टीयर्स, नाम क्या होगा उसका? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ध्यान से सुनना, आंसर एक टाइप का ही आ रहा है सारा, तो ध्यान देना। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? कौन? प्रकाश संश्लेषण। तो रासायनिक है। अरे केमिकल है ना भाई, तो रासायनिक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर होगा रासायनिक, केमिकल प्रोसेस। अगला है, सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत। हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है भाई? सबको सूर्य है भाई, सूरज, सन। ओके देन, नेक्स्ट। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु का नाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12 होता है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत? 4। और संख्या कितना? 32। कितना संख्या? 32। दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम इनामिना डिका, मतलब इनामेल। क्या नाम है? इनामेल। दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल। ठीक है, सब दोनों का आंसर सेम ही है। अगला चेक करना है जरा। दांत के अधिकांश भाग का निर्माण कौन करता है? दांत के अधिकांश भाग का निर्माण डेंटाइन करता है। यहाँ पर इनामेल ना कह देना, डेंटाइन करता है। इनामेल तथा डेंटाइन का रंग, इनामेल भैया सफेद होता है और डेंटाइन पीला होता है। दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला 2123 डिवाइडेड बाई 2123, इसको दंत सूत्र कहा जाता है। अक्कल वाला दांत यानी अक्कलदार किसको कहते हैं? यानी विजडम टीथ, लास्ट वाला मोलर किसको कहते हैं? लास्ट मोलर को, लास्ट मोलर, लास्ट मोलर। ठीक है, लास्ट वाला मोलर, अंतिम मोलर। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल का नाम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में भोजन किस नाम से जाना जाता है? अमाशय में भोजन को हम लोग काइम नाम देते हैं। क्या देते हैं सर? काइम। काइम का पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि वहाँ पर एसिड पाया जाता है जिसका नाम है HCl। पौधे भोजन किस रूप में बनाता है? ये जो आने वाला है 64 65 66, ध्यान से देखना। पौधे भोजन किस रूप में बनाता है? आंसर होगा ग्लूकोज के रूप में। पौधे भोजन किस रूप में जमा करता है? आंसर होगा स्टार्च के रूप में। और पौधे भोजन किस रूप में ट्रांसफर करता है यानी स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, वो करता है भैया मेरे सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। जंतु में भोजन किस रूप में जमा रहता है? आंसर होगा ग्लाइकोजन। ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो रिपीट मोड में सुन लो, बढ़िया से, एग्जाम में आता है। मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार के स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। स्टार्च रहे या कार्बोहाइड्रेट है, बात बराबर है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऑब्वियसली क्लोरोफिल के कारण। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक को इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। इसमें मृत जीवी पाया जाता है, मृत जीवी, मृत जीवी, सैप्रोफाइट। दंत मंजन प्राय होते हैं छाड़िए, बेसिक होता है भैया। दंत मंजन कैसा होता है? छाड़िए। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन, भोजन का पाचन मतलब भोजन टूट रहा है ना, तो उसको अपघटन कहते हैं, डिकम्पोजिशन, या वियोजन भी कह सकते हो, हिंदी में अपघटन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डैश में होता है? दिन में भाई, रात में नहीं होता,
दिन में। ओके, चलिए अगला, गोबर छत्ता जिसको मशरूम इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं इसको, में पोषण की विधि कैसी है? तो गोबर छत्ता में पोषण की विधि मृत जीवी होता है, मृत जीवी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, किसको नहीं पता बताओ, क्वाइटर इंग्लिश में कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, मधुमेह इंग्लिश में इसको डायबिटीज कहते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए? एनीमिया। कौन मिया? एनीमिया। कंठ द्वार के ऊपर अवस्थित ढक्कन का नाम, ढक्कनों को ढक्कन का नाम पता होता है? एपीग्लोटिस, पर आप लोग ढक्कन नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। एपीग्लोटिस ढक्कन का नाम किसके ऊपर? कंठ द्वार के ऊपर। अच्छा, अच्छी बात यह है कि कंठ द्वार को इंग्लिश में ग्लोटिस कहते हैं, तो ये ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन, ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन भैया मेरे, उसके ऊपर एपीग्लोटिस इसी का नाम, क्योंकि एपी का मतलब होता है ऊपर बायोलॉजी में। ओके, चलें नेक्स्ट नेक्स्ट। पेप्सिनोजन, पेप्सिन में किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है? तो पेप्सिनोजन बदल जाता है किसमें? पेप्सिन में। इसके लिए क्या चाहिए होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आंसर होगा HCl। कहाँ गया, कहाँ गया आंसर? अबे हो जा भैया, आंसर होगा HCl। ओके, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद में क्या क्या मिलता है, जल्दी बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और साथ में ऊर्जा भी तो निकलता है भाई मेरे। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा पानी भी रिलीज हो जाता है, और शानदार बात यह है कि हमको ऊर्जा देके जाता है, जिसकी मदद से हम लोग बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। वो ना मिले तो ऐसे ही बेड में सोए सोए रहेंगे। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है? आंसर है विसरण क्रियाओं द्वारा, इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, हिंदी में विसरण कहते हैं। विसरण, मिश्रण ना कर देना, अरे बाबू लिखना पड़ेगा, आप मिश्रण ना याद कर लेना फिर। विसरण, विसरण, डिफ्यूजन। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। चला नेक्स्ट। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, टूट जाता है खाद्य पदार्थ। घौ नहीं हो गया, दो यार, विघटन, विघटन, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कह सकते हो आप। चलो नेक्स्ट। 84, वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंग्लिश में ब्रीदिंग, और हिंदी में श्वासोच्छ्वास। बहुत भयंकर है भाई, लिखना पड़ेगा, श्वासोच्छ्वास। आप लोग सो रहे हो क्या? आर यू स्लीपिंग? ऐसे थोड़ी होती है भैया, मेहनत करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, नीड टू डू हार्ड वर्क। अगला है आणविक ऑक्सीजन, मतलब O2 की बात कर रहा है, के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में हो जाता है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो पायरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल बना लेता है, लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हम लोग को बॉडी में दर्द का अनुभव होता है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? निःश्वास मतलब जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें क्या रहता है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ऑप्शन में मिलेगा एग्जाम में आपको। अगला सवाल है, मनुष्य का दायां और बायां नसिका वेशम किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक रहता है? क्या आपके नाक में ऐसे छोटे छोटे दो छिद्र होते हैं? चलो नाक में ऐसे बनाता हूँ, अबे यार हट जाओ, अबे यार, ये नाक में छोटे छोटे बाहर की तरफ छिद्र, क्या दोनों नाक के छिद्र के बीच में एक क्या है? हड्डी है, सेप्टम है, दीवार है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम पूछता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो इसका नाम है नासिका पट्टी, नासिका पट्टी, नेजल सेप्टम। नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्वसन एक डैश क्रिया है, श्वसन एक कैसी क्रिया है? सोच के बताओ, सोच के बताओ, श्वसन कैसी क्रिया है? ये भी एक रासायनिक क्रिया है ना। और एक ऑक्सीकरण तो होता है उसमें, ऑक्सीडेशन कह सकते हो आप, क्योंकि श्वसन में किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ना, बोलो जरा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट्स अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है? तो ग्लूकोज टूट जाता है, अपघटन होता है, या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी कह सकते हो। देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ही तो ऊर्जा दे रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और साइटोप्लाज्म में टूटता भी तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं उसको। चलो भाई अगला। जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहते हैं शायद, क्या नहीं? बोलो भैया, इस तरह बैठे मत रहो, एटीपी को तो कहेंगे ना। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक मतलब जो केमिकल एनर्जी है उसको उसको ले जाने वाला कौन होता है? एटीपी ही तो होता है, एटीपी के रूप में ले जाते हैं ना, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं उसको। सही बोल गया मैं ना।
मछली के श्वसन अंग का नाम गिल्स होता है, हिंदी में गलफरा कहते हैं। ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल की किस किस क्रिया द्वारा बनता है? बहुत बढ़िया सवाल है भैया, ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अरे मेरे को नींद आ रही है क्या? मतलब मुझे नींद आ रही है क्या? ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो ईस्ट में पायरुवेट बन जाता है इथेनॉल, और इसी क्रिया का नाम किण्वन है बाबू, किण्वन। फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं, किण्वन। नेक्स्ट नेक्स्ट। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। ठीक है। मनुष्य के शरीर मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित है? तो वक्ष गुहा में, थोरेसिक चैम्बर में, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी हिंदी में वक्ष गुहा कहते हैं, वक्ष गुहा। ये सारा याद नहीं तो याद करो, हालांकि ये भी सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जिसका भी आंसर पता नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मान के जाओ आप, फिर तो आप वीडियो देखना बंद कर दोगे। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार का संरचना को क्या कहते हैं? चेस्ट के नीचे जो खाली जगह रहती है उसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। उसके जस्ट नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम। तो इसी के बारे में सवाल में पूछा है, आंसर डायफ्राम जाएगा भाई। 97 का आंसर क्या जाएगा? डायफ्राम। 98, हीमोग्लोबिन कहाँ स्थित होती है? RBC में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो स्टोमाटा द्वारा होता है, रंध्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। और रूट हेयर द्वारा, मूल रोम। और लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स वात रंध्र कहते हैं। मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा देखो, पौधे में श्वसन होगा, पत्ती में मौजूद छोटा छोटा छिद्र जिसका नाम स्टोमाटा है, और नीचे तो प्लांट के यहाँ क्या होगा? नीचे जड़ होने वाला है, ये नीचे जड़ होने वाला है, तो जड़ में और छोटा जड़, उसको मूल रोम कहते हैं। तो इस सबसे श्वसन ले सकते, श्वसन होती है मतलब। और यहाँ भी है छोटा छोटा छिद्र स्टेम में, जिसको वात रंध्र या लेंटिसेल्स कहते हैं। इससे भी ऑक्सीजन का आना जाना होता है। चलो बहुत सही, एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट सवाल। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? वायवीय 38 ATP, 38 ATP है ना। वायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा? तो 38 ATP, 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को, एटीपी को। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है भैया अवायवीय श्वसन में। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो भैया 30 पॉइंट, इसका आंसर एक बार क्वेश्चन में आया था ये, 30.5 किलो जूल पर मोल। ये मोल 9 क्लास में थोड़ा सुना होगा आपने, और आप आगे और भी सुनोगे बढ़िया, 11वीं में बहुत डिटेल में सुनोगे आप। मोल एक चैप्टर, ये मोल कॉन्सेप्ट नाम से। चलिए अगला देखिए, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में बाबू, ईस्ट में। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान और वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन, उपचय, 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 पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट। तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? एक बार ये सरिया क्वेश्चन आ गया था, तो आप भी थोड़ा इसका आंसर ध्यान रख लेना। उसमें 10 जोड़े पाए जाते हैं, 10 जोड़े। 10 जोड़े क्या होता है? 10 जोड़ा पाया जाता है भाई, 10 जोड़ा, ठीक है, 10 जोड़ा। अगला अगला चलिए, मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या है? फेफड़ा। मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 11 गया था भैया, तो 11 लेते हैं, 11 सेंटीमीटर। निमोनिया किस तंत्र से संबंधित है? निमोनिया, कितना आदमी मरता है निमोनिया? चलो निमोनिया की स्पेलिंग चेक करो जरा। पी से स्टार्ट होता है बाबू, PNEU, न्यू न्यू, न्यूमोनिया। अबे न्यूमोनिया होता है ना, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। तो बताइए किससे संबंधित है? फेफड़ा से भाई। फेफड़ा का जो वायु कोष्टिका होता है ना, एल्वियोली, उसमें पानी भर जाता है, बहुत बुरा बीमारी है। रंध्र किस प्रकार, किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं? वो पौधे जो कहाँ रहते होंगे? जो पानी में रहते होंगे, है ना, तो उसमें नहीं पाए जाएंगे। पानी, हाइड्रिला उदाहरण याद, उसका हाइड्रिला उदाहरण है। किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं? अच्छा, तो पौधा का आंसर लिख लो हाइड्रिला। ये हाइड्रिला ना, ये हाइड्रिला ना प्लांट पानी, इसमें पानी में रहता है, तो इसमें पाया नहीं जाता है वो रंध्र। चलो भाई अगला चेक करो जरा। पानी एवं घनित खुलित पौधों का स्थानांतरण यानी जल का स्थानांतरण कौन कर रहा होगा? जाइलम। कौन कर रहा होगा? जाइलम। नेक्स्ट नेक्स्ट। और पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कौन करेगा? फ्लोएम।
अगला, पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, पहले भी बात हो चुकी है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? बहु दिशा में, मल्टी डायरेक्शन में। रक्त किसकी उपस्थिति में लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन। रक्त लाल है ना भाई, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। शुद्ध रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम धमनी होता है। धमनी होता है। धमनी को इंग्लिश में आर्टेरी कहते हैं। चलिए सर अगला, 122। शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? इसको शीरा कहते हैं, इंग्लिश में वेन कहा जाता है। समझा हुआ आपका पहले से होगा, मैं बस आंसर बता रहा हूँ। हृदय के वेश्मों का शिथिलन, हृदय के वेश्मों का शिथिलन मतलब हृदय का जो वेश्म है, चारों जो चैम्बर है वो फैल रहा है, इस बात को डायस्टॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायस्टॉल कहा जाता है। हृदय के वेश्मों का संकुचन सिस्टॉल कहते हैं। मृदा के जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी के जल का अवशोषण रूट हेयर द्वारा, रूट हेयर मूल रोम। पौधे में जल का लगातार अवशोषण का कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन या इवापोरेशन। दायां और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग रहता है? दायां और बायां नीले, नीले मतलब वेंट्रिकल, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। 127, बाहर में जाइए आप। अबे यार बाहर में जाइए, बाहर में जाना होगा इसको, ऐसे करना, इसको बोलते हैं बाहर में जाइए, पता नहीं बाहर में जाना कहाँ जो जाना होता है। चलिए, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? इसको रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। कौन सा धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है? धमनी है और रक्त अशुद्ध, उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, या इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टेरी। क्या लसिका में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है? यस, पाया जाता है भाई। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार। थकना नहीं है, और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है? तो देखो यहाँ पर लौटता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फेफड़े में शुद्ध होगा और हृदय के इसमें आएगा, इसमें तो ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट मतलब बायां, बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद में। तो इसका आंसर बायां अलिंद लिखो, बायां अलिंद, बायां अलिंद या लेफ्ट एट्रियम। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब का मान कितना होता है? 120/80 mm/Hg मात्रक होता है। बढ़िया से लिख देता हूँ इसका आंसर। 133 का आंसर चेक करो, 120/80 mm/Hg, ये मात्रक होता है इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट। मनुष्य में सामान्य हो गया सिस्टोलिक रक्तदाब का मान, तो इसमें जो 120/80 था ना, ऊपर वाला को सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाला को डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये सवाल है अगला कि सिस्टोलिक रक्तदाब का मान कितना होता है? 120, और डायस्टोलिक का मान कितना होगा? 80। ओके, रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी या शिरा? आंसर है धमनी में, इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। उस शिरा का नाम बताएं जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है। शिरा का नाम ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन है उसमें, उसका नाम होगा भाई फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस में लिखने के लिए बताता हूँ, ऐसे लिखा जाता है। फ हर्षुकार, फ एक साथ लगा दीजिए, एक बार और हर्षु दीजिए और सौ लिख दीजिए। इसको इंग्लिश में पल्मोनरी कहा जाता है, लंग्स से संबंधित है। रक्तचाप की माप किस उपकरण द्वारा होता है? स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो, इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी आप चेक कर लेना, ऐसे ही लिख देना, स्फिग्मो मैनोमीटर। ये डिवाइस है जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है, मैनोमीटर, यहाँ लास्ट में आर। ओके, चलिए सर नेक्स्ट नेक्स्ट। जाइलम तथा फ्लोएम को सम्मिलित रूप से संवहन ऊतक या वस्कुलर बंडल कहते हैं। अगला चेक कीजिए। जाइलम की सभी कोशिकाएं मड़ी हुई होती है, एक को छोड़कर के, नाम है पैरेनकाइमा। फ्लोएम की सभी कोशिकाएं जीवित होती है, एक को छोड़कर, नाम है फाइबर, फ्लोएम फाइबर। अच्छा, इसका नाम ना पैरेनकाइमा के साथ आप जाइलम पैरेनकाइमा बोल सकते हो, इसको फ्लोएम फाइबर बोल सकते हो, फ्लोएम का है इसलिए। चलो, पौधे में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? बहुत बेहतरीन सवाल तो नहीं है, कह सकते हो ठीक ठाक सवाल है। इसका आंसर बताओ जरा, चेक करो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्थानांतरण, ट्रांसपिटेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सॉरी। हृदय के बायां अलिंद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या है? देखो, ये है हृदय, ये है हृदय, और ये है बायां, बायां मतलब देखो, इधर इधर राइट और इधर होता है लेफ्ट।
तो बायां मतलब कौन सा हुआ, ये वाला। तो यहाँ पे दरवाजा का नाम बोला है। यहाँ पे ना, यहाँ पे ना एगो दरवाजा है यहाँ पे महाराज, इस दरवाजा का नाम बोला है। तो इस दरवाजा का नाम होता है बाइकस्पिड। क्या नाम होता है, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, बाइकस्पिड होगा इसका आंसर, ठीक है। 143 का आंसर क्या होगा, बाइकस्पिड। हिंदी में कहते हैं द्विदली कपाट, हिंदी में तो और खतरनाक नाम है, द्विदली कपाट, द्विदली कपाट। चलो अगला चेक करो। बीआरसी का जीवन अवधि, बीआरसी क्या होता है, आरबीसी लिखा हुआ है भाई, 120 दिन, बेचारा मर जाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला धातु आयरन भैया, आयरन। कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक, करेक्टिव टिश्यू। रुधिर का तरल माध्यम क्या कहलाता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं इसको। इतना आसान सा सवाल तो है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है, दोनों सही है, अलग अलग चीज़ें हैं हालांकि। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ दोनों सही है, ठीक है। एक डिवाइस का नाम होता है, एक मशीन का, और एक जो रिपोर्ट आती है। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, अमीनो अम्ल जब टूट फूट जाता है तो उसके विखंडन से क्या बनता है, तो उसके विखंडन से अमोनिया बन जाता है, अमोनिया। और ये अमोनिया ना बहुत खतरनाक जहरीला होता है, तो इसलिए इसको शरीर से हम लोग बाहर करते हैं। वृक्क किससे संबंधित है, तो किडनी जो संबंधित है वो उत्सर्जन से संबंधित है। बस और 20-25 रह गया, देख लो फटाफट से। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए, नेफ्रॉन। मनुष्य के एक नेफ्रॉन में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, एक नेफ्रॉन में नहीं, एक वृक्क में होगा यहाँ पर, एक किडनी में तो 10 लाख, 10 लाख, दोनों किडनी में मिलाकर 20 लाख। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जक अंग का नाम वृक्क, वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, किडनी। मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ पर, जल्दी बताओ, बामन संपुट में। कहाँ क्षमता है बाबू, बामन संपुट में। क्या बात है, समझ में आ रही है, बोमन्स कैप्सूल में। मनुष्य के मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है, मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर है इसका यूरिया, यूरिया। हालांकि हम लोग के शरीर में बनता अमोनिया है, पर अमोनिया जो है ना भाई, ये बदल बदल जाता है यूरिया में, कहाँ मौजूद, सॉरी कहाँ पर बनता है, लीवर में। चलिए अगला देखिए जरा। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, किस ग्रंथि के कारण, कौन सा हमारे बॉडी में ऐसा ग्रंथि है, त्वचा जो है ना, स्किन, स्किन त्वचा, वो उत्सर्जी अंग बन गया, तो उसका नाम है श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, तो आंसर है फेफड़ा से होगा, लंग से होगा, लंग से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, फेफड़ा से होगा। इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ये वाला, लेकिन एक कोशिकीय, बे यार, एक कोशिकीय, बे यार झंडू में क्या, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर एल्गी जो है उसमें जल का परिवहन कैसे होगा, विसरण द्वारा। एक बार आ गया था सर यह सवाल, ध्यान रखना। रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजिन जो है ना, रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, कौन सा पौधा का, ये क्वेश्चन है। तो 159 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा चिर्र के पौधे का, चौदुर्गी रोज चिर्र। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। कहाँ पाई जाएगी, फ्लोएम में। चाल, ये रट्टा लगाने वाला है, थोड़ा ध्यान देना, है ना। मैं समझाया तो था एक बार, जब अच्छा लगी 9 क्लास में बताने का था। मानव हृदय किससे घिरा होता है, मानव हृदय की दीवार जो चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, कार्डियम। क्या बात है, समझ में आई है। चलिए सर, अब अगला सवाल है, कहाँ गया, मनुष्य में डब्ल्यूबीसी का जीवन दिन 12 से 20 दिन मान के चलो, 12 से 20 दिन डब्ल्यूबीसी जिंदा रहता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया, ये पहले भी बता चुका मैं। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, रुधिर चाप मतलब ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल होता है, रुधिर चाप किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इसका आंसर जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा एड्रीनल। आप क्या बताओगे, मैं बताता हूँ आपको, एड्रीनल होता है, एड्रीनल, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड भी होता है हमारे पास, पता है, किडनी के दोनों तरफ होता है, ऊपर की तरफ। मानव के हृदय में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, गार्ड सेल। इसे सही सवाल यहाँ कैसे एंट्री मार लिया है, कौन सा सेल, गार्ड सेल। और इस तरह मैं यहाँ पर पूरी तरह थक गया हूँ, और मुझे लगता है आप लोग भी थक गए होंगे। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते फटाफट से। हमारे शरीर के का शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो हमारा जो शरीर है ना वो बेहतर काम करता है भैया कौन सा पीएच में, 7 से 8 पीएच में। पीएच मान होना चाहिए 7 से 8, अगर एसिडिक पीएच हुआ तो गया हमारा शरीर, ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है, तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन या फाइब्रीन, थर्मोप्लास्टीन, बहुत सारा है ना, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट भी सुने होंगे आप, ये सारा करता है मदद।
ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन, तो विटामिन के, आपको पता है ना 1 को विटामिन के होगा, विटामिन के, ओके, विटामिन के, ओके। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, हाँ किया तो जाता है, फिर क्या पूछा है ये। हृदय से, हृदय से, हृदय मतलब दिल यार, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, पंप तो किया जाता है, पर क्वेश्चन क्या पूछने वाला था ये, समझ में नहीं आया। अच्छा किसके द्वारा होगा शायद, मतलब ये होता है ना हृदय, तो अलिंद के द्वारा या नीले द्वारा, तो आंसर है नीले द्वारा, ठीक है, नीले द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे ही करता है, प्रोटोजोआ क्या आपको पता है क्या होता है प्रोटोजोआ, ये सब छोटा छोटा जीव है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर विसरण मार देना आप, डिफ्यूजन। अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो आंसर डिफ्यूजन मार दो, ऐसा मत करना, क्योंकि इतना सारा डिफ्यूजन ऑप्शन में मिलेगा कहाँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन तो बहुत रहता है ना। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, तो आंसर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। जो पानी में रहता है उन लोग अमोनिया जनरली त्यागता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ, मनुष्य कौन सा त्यागता है लेकिन, यूरिया। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। गोंद होता है, टेनिन होता है, रेजिन होता है, तो गोंद, टेनिन, रेजिन। मानव डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है, मनुष्य के अंदर जो डायलिसिस थैली है उसको नेफ्रॉन को कहेंगे, नेफ्रॉन वही तो छानता है। मानव गुर्दे के आकार का, मानव गुर्दा यानी किडनी का आकार कैसा होता है, तो राजमा के चावल, राजमा का जो दाना होता है ना, राजमा का सीड, उसी की तरह होता है। थोड़ा चेक कर लेता हूँ मार्कर में, ठीक है, ठीक है। राजमा जो था ना, राजमा, अरे पता है ना भैया ऐसा होता है राजमा। चलो ठीक है, चलो अगला देखो, और 3 सवाल लगे बस। हेटेरोक्राइन ग्रंथि के उदाहरण है, ऐसे ग्रंथि जो हेटेरोक्राइन है, क्या आंसर होगा जल्दी सोच के बताइए। इसका आंसर आप अगर पता है, अगर आपको मतलब आप अगर जानते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, बहुत सुंदर आंसर है, आपको पता है, आपको पता है। हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्रंथि मतलब ऐसा क्राइन ग्रंथ, हेट्रोक्राइन होता है क्या है, ऐसा ग्रंथ जिसमें इंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन दोनों पार्ट होता है। चलो आंसर मैं लिखा देता हूँ। आंसर क्या हो, एक पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जिसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, और दूसरा टेस्टीज है जिसको हिंदी में विरशन कहते हैं। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत, जो मानव का ह्यूमन यूरिन है उसमें यूरिया का प्रतिशत लगभग लगभग 2% होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे भाई, थक गया था मैं। हृदय के 4 कोष्ठों के नाम आपको पता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, ये वाला कर दो आप कमेंट दबा करके, ओके। बताना आप कि आपको 178 में से लगभग कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे, या अप्रॉक्स में नंबर बताओ या परसेंटेज बताओ कि 80% ज़्यादा आते थे कि नहीं। अगर आपको 80% से ज़्यादा के आंसर आते थे तो आप बड़ा सा लिखो यस, इसका मतलब तैयारी आपकी शानदार है, ओके। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं हम लोग।